नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वेग क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं आईबीपीएस एफओ की जो सीरीज चल रही है। इसमें एग्रोनॉमी का 7वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स जो कि मैंने 1000 रुपये में लॉन्च कर रखा है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स जो है वो खरीद सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगे। और आपको हर लेक्चर का पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी मदद से आप आराम से आगे चलकर रिवीजन भी कर सकते हो, आसानी से चीजों को याद कर सकते हो। इसको आप जब पढ़ लोगे, खरीद लोगे और खरीदने के बाद अच्छे से पढ़ लोगे, तो इसको पढ़ने के बाद कोई भी वनडे एग्जाम, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो, चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो, अगर वो वनडे एग्जाम है और उसमें अगर बीएससी एग्रीकल्चर मांगा जा रहा है और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल अल्टीमेट कोर्स होने वाला है, जिसमें आपको नियर अबाउट 600 घंटे से ऊपर की क्लासें पढ़ाई जाएंगी। 1 साल का ये पूरा कोर्स होगा। 1 साल में आपको जो पूरा सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा, फुल्ली डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको पढ़ के जब आप निकलोगे, तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज होगी और एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज होगी, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सभी चीजों को बिल्कुल ध्यान में रख के इस पूरे कोर्स को बनाया गया है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप 1000 रुपये का पेमेंट करके इसको खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे पास व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो और चाहे फिर हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आज अपन पढ़ेंगे एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन। एग्रोनॉमी होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसको एग्रोनॉमी कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन करते चलेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी जो है, वो ग्रीक वर्ड का, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है एग्रोस, जिसका मतलब होता है फील्ड, और दूसरा होता है नोमोस, जिसका मतलब होता है मैनेज करना। बोले तो फील्ड को मैनेज करना ही हमारा क्या कहलाता है, फील्ड को मैनेज करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। अगर इसके फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, तो एग्रोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर ऐसे प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस का अध्ययन किया जाता है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। और एग्रोनॉमी का जो प्राइमरी गोल होता है, वो मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न प्राप्त करना होता है पर यूनिट एरिया से और एक स्पेसिफिक पीरियड से, जिससे कि एक हमारा जो मेंटेन बना रहे, इवन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ द सॉइल। कहने का मतलब ये है कि एग्रोनॉमी का सीधा सीधा हमारा तात्पर्य ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न प्राप्त कर पाए, और साथ में हम सॉइल की जो फर्टिलिटी है और सॉइल का जो स्टेटस है उसको भी हम कंटिन्यूली मेंटेन कर पाए, या फिर सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा पाए, सॉइल का जो हेल्थ है उसको और अच्छा कर पाए। यही हमारा एग्रोनॉमी का प्राइमरी एम होता है। की प्रिंसिपल की बात करें तो की प्रिंसिपल क्या क्या होता है एग्रोनॉमी का, क्योंकि ये मल्टी फैक्टेड साइंस होता है। एग्रोनॉमी इज ए बिल्ड अपॉन सेवरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस इनकम्पासिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर को समझने के लिए मेट्रोलॉजी में, जिसमें वेदर और क्लाइमेट आता है जो कि हमारे क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किस तरीके से वेदर और क्लाइमेट हमारे क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। सॉयल को और टिलेज को भी समझना, जैसे कि हम अच्छे से सॉयल स्ट्रक्चर को, सॉयल की प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए, जिससे कि अच्छा सा सीड बेड बना पाए और हम अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन ले पाए। सॉयल और वाटर का अच्छे तरीके से कंजर्वेशन कर पाए, जिससे कि हम वाटर का ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाए, और हमारा जो सॉयल है उसमें सॉयल इरोजन ना हो, या सॉयल का किसी भी तरीके से क्षय ना हो, सॉयल का किसी तरीके से लॉस ना हो, इस चीज को भी हम कायदे से प्रोटेक्ट कर पाए। अगर हमारे पास पानी की कमी है तो उसमें किस तरीके की हम खेती करें, ऐसे टेक्निक का इजाद करना, जिससे कि जो हम एरिड रीजन है जहां पर पानी की बहुत भीषण कमी होती है, वहां पर हम कायदे से खेती कर पाए। ये भी एक एग्रोनॉमी का प्रिंसिपल होता है।
मिनरल न्यूट्रिएंट टू प्लांट, एसेंशियल प्लांट, इंश्योरिंग प्लांट रिसीविंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट। हमको ये भी इंश्योर करना होता है कि प्लांट को जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जो 17 के 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये पौधों को आसानी से मिल पाए। मैन्योर और फर्टिलाइजर इनहांसिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ, प्लांट को ग्रोथ के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी को प्रॉपरली इनहांस करने के लिए हमको बराबर मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते रहना चाहिए। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट कायदे से करना चाहिए, वीड मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे फसल अच्छे से हो पाए, और क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम भी हमारे जो एरिया के लिए सबसे उपयुक्त है, जिससे कि हम अपने रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए, उस तरीके के क्रॉपिंग सिस्टम या फार्मिंग सिस्टम को हमको यूज करना चाहिए, जिससे कि हमको एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिल पाए, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, जिससे कि जो हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए ना बढ़े, बल्कि लंबे समय तक के लिए हम एक अच्छा सस्टेनेबल जो प्रोडक्शन है वो पा पाए। ऐसा नहीं है कि पता चले कि हम अभी राइस की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो 50 से 60 कुंटल प्रोडक्शन निकल रहा है, लेकिन हमने खेती करते समय कुछ ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से जो एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है जो मिट्टी की, वो बिल्कुल बर्बाद हो गई, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो गई। तो जो सॉइल है इस समय अब हमारा सब जतन करने के बाद 30 से 40 कुंटल या फिर इससे भी कम का प्रोडक्शन दे रही है, तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमको चाहिए होता है इन सभी चीजों से। आगे अपन बात करते हैं टिलेज क्या होता है और टिल्थ क्या होता है। टिलेज का क्या मतलब होता है, सीधे सीधे इसका जो मतलब होता है वो होता है जुताई, खेत की जुताई करना ही क्या कहलाता है, टिलेज कहलाता है। टिलेज जो टर्म है वो हमारा एक एंग्लो सैक्सन वर्ड जिसको हम टिलियन बोलते हैं वहां से बना हुआ है। टिलियन का क्या मतलब होता है, टू प्लाउ और प्रिपेयर सॉइल फॉर गुड सीड बेड, एक अच्छे सीड बेड के लिए जिसमें हम अच्छे से सीड को ग्रो कर पाए, उसके लिए खेत की जुताई करना क्या कहलाता है, टिलेज कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें तो टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल टू क्रिएट आइडियल कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड ओवरऑल क्रॉप डेवलपमेंट। टिलेज एक ऐसा मैकेनिकल मैनिपुलेशन होता है सॉइल का, जिसकी मदद से सॉइल को हम ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि सॉइल का एक अच्छा सा ऐसा कंडीशन बन पाए सॉइल का, जिसमें हम सीड को आसानी से जर्मिनेट कर पाए, हमारे जो सीडलिंग है वो अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो जाए, और हम एक अच्छा ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन कर पाए, एक अच्छा ओवरऑल क्रॉप ग्रोथ हो पाए। वही सीधा सीधा मतलब होता है टिलेज का। टिलेज की अगर हम बात करें तो टिलेज के जो फादर हैं उनको बोला जाता है जेंथ्रो टूल। उन्होंने एक बुक लिखी थी, हार्स होइंग हस्बेंड्री। तो हार्स होइंग हस्बेंड्री बुक इज रिटन बाय फादर ऑफ टिलेज, जेंथ्रो टूल। बात करते हैं टिल्थ क्या होता है। तो टिल्थ एक डिजायरेबल सॉइल कंडीशन होती है। बोले तो जब हम टिलेज करते हैं तो टिलेज करने के बाद हमको टिल्थ प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर जब हम टिलेज कर रहे हैं तो हमको ये जो कंडीशन मिल रही है इसको हम क्या बोलते हैं, एक टिल्थ बोलते हैं। टिल्थ की बात करें तो टिल्थ रिफर्स टू गुड फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर टिलेज, स्पेशली इन रिलेशन टू ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ। एक ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ के लिए टिलेज के बाद जो सॉइल की कंडीशन गुड कंडीशन बन पाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम टिल्थ बोलते हैं। टिल्थ टिल्थ इज ए फिजिक गुड टिल्थ इज ए गुड टिल्थ इज ए गुड फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल which is obtained after successful tillage or which is favorable, which is significantly रिलेशन फॉर ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ। कहने का मतलब ये है कि जब हम टिलेज करते हैं तो टिलेज करने के बाद एक ऐसा फिजिकल कंडीशन सॉइल को मिल पाए जिसमें प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टिल्थ बोलते हैं। जैसे गन्ने को पेरने के बाद रस निकलता है, खाना खाने के बाद खाने से एनर्जी निकलती है, पढ़ाई करने के बाद एग्जाम में लोग पास होते हैं, उसी तरीके से टिलेज करने के बाद टिल्थ प्राप्त होता है, एक अच्छा सा सीड बेड प्राप्त होता है। A soil is good tilth provide a suitable environment for root and seed। जब एक अच्छा सीड बेड हम प्राप्त कर पाते हैं, बोले तो एक अच्छा सीड टिल्थ हमको मिल पाए, एक गुड टिल्थ की ये कंडीशन होती है कि वो टिल्थ जो होता है वो पौधे के रूट के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपरली जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा पाता है, और इसके साथ साथ जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो भी अच्छे तरीके से उस मिट्टी में हो पाए। ये सभी काम टिलेज के माध्यम से किया जाता है।
और टिलेज करके हम एक गुड टिल्थ प्राप्त करते हैं जिसमें हम पौधे को ग्रो कर सकते हैं। टाइप की बात करें तो हमारा जो टिलेज होता है वो दो तरीके का होता है। एक प्राइमरी टिलेज जिसको हम प्रिपरेटरी टिलेज बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी टिलेज। इसके बाद भी अलग अलग टाइप के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के टिलेज होते हैं, उन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलेंगे। प्राइमरी या प्रिपरेटरी टिलेज की बात करें तो इसका जो पर्पज होता है, दिस इज द एसेंशियल एंड फंडामेंटल सॉइल वर्किंग ऑपरेशन। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको मेज की क्रॉप दिख रही है। मेज की क्रॉप यहाँ से हार्वेस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो क्रॉप के रेजिड्यू है इनको मिट्टी में मिलाना है, और मिट्टी की जो ऊपर की हार्ड परत है इसको तोड़ना है। दो काम इसको करना है, क्या क्या? जो क्रॉप के रेजिड्यू बचे हुए हैं, पुरानी क्रॉप के जो अवशेष बचे हुए हैं, उनको क्या करना है, उनको मिट्टी में कायदे से मिला देना है। और मिट्टी की जो ऊपरी परत है जो कि बहुत कठोर हो गई है, उसको फिर से पल्वराइज करना है। तो इसके लिए जो सबसे पहला टिलेज करते हैं, जो सबसे पहला टिलेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी टिलेज या फिर प्रिपरेटरी टिलेज। इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है? सॉइल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना, बोले तो सॉइल को थोड़ा लूज करना, क्योंकि सॉइल जो होती है ये बार बार सिंचाई करने से और इसमें ढेर सारे इक्विपमेंट चलाने से, जब बाजरे की फसल खड़ी थी, इसमें मेज की फसल खड़ी थी, तो इसमें बहुत सी सारी ऐसी चीजें करी गई जिससे जो मिट्टी हुई वो बड़ी हार्ड हो गई। तो इसको थोड़ा सा लूज करना काम होता है। इसके साथ साथ जो क्रॉप मटेरियल है उनको मिट्टी में मिक्स कर देना, क्रॉप रेजिड्यू या खरपतवार है उनको मिट्टी में मिला देना, और सॉइल जो एग्रीगेट है उनको कायदे से फिर से डी रिसाइज करना, और डी डी सीड या फिर क्लॉड साइज का बनाना, ये होता है। और एक प्राइमरली सीड बेड प्रिपरेशन करना, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले तो ब्रेकिंग होती है, जो हार्ड पेन होता है उसको ब्रेक किया जाता है, उसको ओपन किया जाता है और पलट दिया जाता है, यानी कि मिट्टी पलटना। क्या होता है? मिट्टी पलटना सबसे प्राइमरी काम होता है। जैसे मैंने बताया था ना कि क्रॉप जो रेजिड्यू है इसको मिलाना, इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं मिट्टी में। कैसे मिलाएंगे? जब इसको हम पलट देंगे तो ये मिट्टी में नीचे दब जाएगा और बाद में डिकम्पोज होकर मिल जाएगा। तो प्राइमरी टिलेज का यही काम होता है। प्राइमरी टिलेज में इक्विपमेंट जो यूज करते हैं वो अपना एक देसी हल होता है जो ट्रेडिशनल प्लाऊ होता है। इसके साथ साथ मोल्ड पोर्ड प्लाऊ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मिट्टी पलट हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी पलट हल इसको कहा जाता है। रफ प्लाऊ होता है और डिस्क प्लाऊ होता है जिसको डिस्क हैरो बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपको डिस्क प्लाऊ दिख रहा है। तो ये डिस्क प्लाऊ बड़े बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। कुछ जानवरों से चलने वाले डिस्क प्लाऊ आते हैं, कुछ ट्रैक्टर से चलने वाले डिस्क प्लाऊ आते हैं, और ट्रैक्टर भी कई तरीके के होते हैं, तो कई तरीके के डिस्क प्लाऊ भी आते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? ऊपर जो मैंने बताया ये सभी इसके मेन काम होते हैं। आगे आता है अपना सेकेंडरी टिलेज। जब हम एक बार प्राइमरी टिलेज करते हैं, मिट्टी की ऊपरी सतह को हमने तोड़ दिया, क्रॉप रेजिड्यूस खत्म हो गए। अब एक ही बार जुताई करने से खेत की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं हो पाती, तो हमको कई बार जुताई करनी पड़ती है, 2 बार 3 बार जुताई करनी पड़ती है, जिससे कि एक हमको प्रॉपर सीड बेड मिल पाए। तो एक प्रॉपर सीड बेड मिल जाए, इसके लिए जो हम दूसरी या फिर तीसरी जुताई करते हैं, तो ये दूसरी और तीसरी जुताई को हम किसके अंदर रखते हैं? इसको हम रखते हैं अपना सेकेंडरी टिलेज के अंदर रखते हैं। ठीक। और केवल यही नहीं, जो हम इंटरनल कल्टीवेशन करते हैं वो भी हमारा सेकेंडरी टिलेज में ही आता है। आप ध्यान से समझना, इसका जो पर्पज होता है सेकेंडरी टिलेज का वो क्या होता है? दीज ऑपरेशन फॉलो प्राइमरी टिलेज। बोले तो प्राइमरी टिलेज के बाद ये सेकेंडरी टिलेज होता है। इसका जो एम होता है टू क्रिएट ए फाइन एंड वेल प्रिपेयर्ड सीड बेड। जैसे मैंने बोला ना, सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए इसको करते हैं। आइडियल फॉर प्रॉपर सीडलिंग एंड प्लांटिंग। प्लांटिंग और सीडलिंग के लिए प्रॉपरली एक अच्छा सा सीड बेड मिल जाए, एक फाइन टिल्थ मिल जाए, एक पल्वराइज सॉइल मिल जाए जिसके अंदर प्रॉपर एरेशन हो पाए, वायु का संचार हो पाए, एक अच्छा सा सॉइल स्ट्रक्चर मिल पाए,
इसी का काम होता है सेकेंडरी टिलेज का। सेकेंडरी टिलेज के कौन-कौन से इक्विपमेंट है, जैसे ट्रैक्टर से चलने वाला जो कल्टीवेटर है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हैरो है जिसमें डिस्क हैरो आता है, टाइंड हैरो आता है। टाइंड हैरो जो होता है वो लेवलिंग के काम आता है, और ब्रेकिंग क्लॉड बोले तो जो हमारे ढेले पड़ जाते हैं खेत में, जो बड़े-बड़े ढेले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लॉड बोलते हैं। तो ये क्लॉड को तोड़ने का काम करता है। फिर हमारा हो होता है, प्लैंकर होता है, रोलर होता है जिसको हेंगा बोलते हैं, प्लैंकर होता है, ये लेवलिंग का काम आता है। तो ये ढेर सारे इक्विपमेंट हैं, ये सभी सेकेंडरी टिलेज के अंदर काम आते हैं। बोले तो इनसे एक सीड बेड प्रिपेयर किया जाता है। प्राइमरी टिलेज में 2 काम करते हैं, क्रॉप रेजिड्यू और वीड को मिट्टी में मिलाते हैं, और ऊपर की जो हार्ड पेन होती है उसको ब्रेक करते हैं, उसको ओपन करते हैं। ये प्राइमरी टिलेज का मेन एम होता है। सेकेंडरी टिलेज का मेन एम क्या होता है? एक फाइन टिल्थ प्राप्त करना, और इसके साथ-साथ एक अच्छा सीड बेड प्राप्त करना। टिलेज के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो व्हाई डू वी टिलेज? गोल क्या है टिलेज का? टिलेज ऑपरेशन आर परफॉर्म फॉर द सेवरल की ऑब्जेक्टिव टू ऑप्टिमाइज द सॉइल एनवायरनमेंट फॉर क्रॉप ग्रोथ। क्रॉप ग्रोथ के लिए सॉइल एनवायरनमेंट को ऐसे ऑप्टिमाइज कर दिया जाए कि जिससे क्रॉप की जो ग्रोथ हो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। इसके लिए हम टिलेज करते हैं। तो टिलेज करने से क्या होता है? एक तो प्रॉपर एयरेशन हो पाता है, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संचार होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। सीड और सॉइल का अच्छे तरीके से कांटेक्ट हो पाता है, और नॉन जो क्रस्ट सॉइल है, वो टूट जाती है। बोले तो जो सॉइल की सरफेस है, जो बहुत टाइट हो चुकी है, वो पल्वराइज़ हो जाती है। सॉइल की जो डेंसिटी है, वो घट जाती है। सॉइल की डेंसिटी क्यों घट जाती है? क्योंकि इसके जो पोर स्पेस होते हैं, उस पोर स्पेस के अंदर हवा भर जाती है, जिससे जो सॉइल होती है वो पल्वराइज हो जाती है। पल्वराइज कहने का मतलब ऐसा है, डेंसिटी कम होने का मतलब ऐसा है कि मिट्टी थोड़ी सी फुलफुली हो जाएगी। अगर उसमें हम पैर रखेंगे तो हमारा पैर थोड़ा सा धंस जाएगा। इसके साथ साथ वीड फ्री एनवायरनमेंट हो जाता है, जो भी खरपतवार है वो सब नष्ट हो जाते हैं। पेस्ट और पैथोजन का जो एनवायरनमेंट है वो भी खत्म हो जाता है। पेस्ट और पैथोजन जितने रहते हैं सब हमारे नष्ट हो जाते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि वर्मी कंपोस्ट या फिर बल्क ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, ग्रीन मैन्योर है, ये सभी चीजें मिट्टी में आराम से मिल जाती हैं। और मिट्टी का जो हार्ड पैन होती है, जो मिट्टी के अंदर की जो एक हार्ड सतह होती है, ये हमारी क्या हो जाती है, टूट जाती है। यही हमारा टिलेज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर ओवरऑल एम की बात करें तो ओवरऑल जो एम होता है, एक ऐसा गुड टेल्थ प्राप्त करना जिसमें शूट और रूट का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो पाए। यानी कि प्रॉपर क्रॉप के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा टिल्थ प्राप्त करना ही टिलेज का प्राइमरी एम होता है। सीड बेड होता क्या है? When soil is brought to a condition ideal for crop growth through tillage, it called seed bed. जब हम अपनी मिट्टी को टिलेज करने पर एक ऐसे फिजिकल कंडीशन में ले आते हैं जिसमें सीड अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो पाए और अच्छे से क्रॉप स्टेब्लिश हो पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड बेड बोलते हैं। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीड बेड बोलते हैं। ए सॉइल इज ए गुड टेल्थ, ए सॉइल इन गुड टिल्थ इज कंसीडर्ड ए गुड सीड बेड। अगर गुड टिल्थ हो गया है किसी मिट्टी का तो इसका मतलब ये है कि गुड टिल्थ भी हमको मिल गया। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है गुड टिल्थ का? उसकी जो पोरोसिटी होती है वो बिल्कुल अच्छे से हो जा रही थी। कहने का मतलब जो सॉइल के एग्रीगेट्स हैं, जो उसके मिनरल्स हैं, जो सॉलिड मैटर है, वो एक ऐसे बैलेंस कंडीशन में पाए जाएं जिससे उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए और ड्रेनेज भी आसानी से हो पाए, और इसमें हवा का संचार भी अच्छे तरीके से हो पाए। इसके अंदर जो कैपिलरी पोर होते हैं, जिसके अंदर पानी और हवा भरी रहती है, वो प्रॉपर तरीके से हो पाए, जिससे इसके अंदर पानी भी भरा रह जाए और हवा भी भरा रह जाए, जिससे कि पौधे हवा को भी ले पाएँ और इसके साथ-साथ वाटर को भी अब्ज़ॉर्ब कर पाएँ। मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो टिलेज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या-क्या होते हैं? एक तो होता है इन्वॉल्विंग अप्रोच टू टिलेज। टिलेज कैसे? विथ एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, जैसे-जैसे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, पार्टिकुलरली द एडवेंट ऑफ हर्बिसाइड, मॉडर्न टिलेज प्रैक्टिस हैज़ इमर्ज्ड फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। धीरे-धीरे जैसे-जैसे टिलेज का हमारे पास एग्रीकल्चर के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई,
हमने क्या किया, हमारा मेन फोकस हो गया कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी के साथ-साथ टिलेज करें। कहने का मतलब कि कम से कम टिलेज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे लाया जाए, ये मॉडर्न टिलेज का काम होता है। इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो आता है कंजर्वेशन टिलेज, दूसरा आता है ये ट्रेडिशनल अप्रोच होता है कंजर्वेशन टिलेज, और आता है फिर अपना मिनिमम टिलेज जिसमें हम बोलते हैं रो जोन टिलेज, प्लाउ प्लांट टिलेज, व्हील ट्रैक टिलेज, जीरो टिलेज और कंजर्वेशन टिलेज। इन सभी टिलेज के बारे में मेरा जो पेड कोर्स है, उनमें मैंने एग्रोनॉमी में बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है। इसमें फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, क्यों करते हैं, इसको करने से फ़ायदा क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है उसमें प्रॉब्लम क्या थी, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने अपने कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। बात करते हैं कन्वेंशनल टिलेज जो होता है, तो हमारा जो कन्वेंशनल टिलेज होता है जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर अपना आता है जो कन्वेंशनल जो टिलेज होता है विथ हर्बिसाइड, जिससे रिड्यूस किया जाता है डेप्थ को, टिलेज की डेप्थ जो होती है उससे रिड्यूस कर दिया जाता है। इम्प्लीमेंट का थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, रिड्यूस कर देते हैं कल्टीवेशन को, डायरेक्ट डायरेक्ट ड्रिलिंग पोटेंशियल भी लाते हैं और सक्सेस करते हैं हैवी सॉइल को। ध्यान से समझना, जो हमारा कन्वेंशनल टिलेज है, उसको धीरे-धीरे हम कम करते हैं। कन्वेंशनल टिलेज में क्या किया जाता था कि एक प्रॉपर सीड बेड प्राप्त करने के लिए हमको कई बार खेत में टिलेज करनी पड़ती थी। एक बार प्राइमरी टिलेज और 2 से 3 बार आपको सेकेंडरी टिलेज करने की ज़रूरत पड़ती थी। अब जब हमारा ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, तो हमने ये किया कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए हर्बिसाइड डाल दो और खेत में बहुत गहरी जुताई ना करो, थोड़ी हल्की जुताई करो, जिससे हमारा जुताई का पैसा बच जाए। और इम्प्लीमेंट को थोड़ा-सा शिफ्ट कर दिया गया, जैसे पहले कल्टीवेटर से होता था, उसको फिर बाद में दूसरे इक्विपमेंट से कर दिया गया। अब तो क्या कर दिया गया, एक बार आप मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दो और दूसरी बार आप रोटावेटर से जुताई कर दो, तो आपका अ, जो पूरा एक अच्छी सीड बेड प्राप्त करना है, वो आपका डायरेक्ट ही हो गया। तो ये अपना होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो कन्वेंशनल टिलेज से अलग होता है। कन्वेंशनल टिलेज के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे व्हाइल इफेक्टिव ट्रेडिशनल टिलेज मेथड हैव सम डिसएडवांटेज, जैसे वीड एंड पोस्ट का प्रोलिफरेशन हो जाता है। डायरेक्ट सीडलिंग लेस टिलेज कैन फेवर द ग्रोथ ऑफ परमानेंट वीड एंड लीड टू इंक्रीज। ध्यान से समझना, जो मैंने बोला कन्वेंशनल जो टिलेज होता है, इसके माध्यम से जैसे अभी मैंने बोला ना कि इधर बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा जुताई जो है, थोड़ा-सा हल्का जुताई करो और 1 ही 2 बार जुताई करो। तो इसके कुछ ये तो एडवांटेज हो गए, थोड़े से इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अगर आप खेत में जुताई हल्की करोगे और कम करोगे, तो जो पेस्ट हैं और जो खरपतवार हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी मिट्टी से खत्म नहीं होंगे, तो हमारे पौधों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। न्यूट्रिएंट की लीचिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगेगी अगर हमने अच्छे तरीके से खेत में सीड बेड का प्रिपरेशन नहीं किया। फर्टिलाइज़र के प्रति रिस्पॉन्स बहुत हमारा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा सीड बेड है, मिट्टी अच्छी तरीके से पल्वराइज़ रहती है, तो अगर इसके अंदर हम कोई भी फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो वो बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करेगी हमारी क्रॉप। कहने का मतलब फर्टिलाइज़र हमारी क्रॉप को बहुत अच्छे तरीके से मिल पाएगा, लेकिन वो कब मिल पाएगा जब प्रॉपर सीड बेड हम प्रिपेयर कर पाएँगे। इसके साथ-साथ इंक्रीज़ कर देता है वीड कॉम्पिटिशन को, क्योंकि वीड खत्म नहीं होगा तो मेन जो हमारी क्रॉप है, उससे कॉम्पिटिशन करने लगता है ये खरपतवार, और क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। और बार-बार जब हम इसको थोड़ा-सा डीप डीप टिलेज नहीं करते हैं, प्राइमरी टिलेज को हम अवॉइड करने का प्रयास करते हैं, तो इससे क्या होता है धीरे-धीरे जो हमारी मिट्टी होती है, उस मिट्टी के नीचे लगभग 9 से 10 इंच के नीचे, 9 से 10 सेंटीमीटर 9 से 10 इंच के नीचे एक हार्ड सी पेन बन जाती है। बोले तो मिट्टी में एक हार्ड सी परत बन जाती है, बहुत कॉम्पैक्ट सॉइल हो जाती है। इसको फिर बाद में हमको तोड़ना पड़ता है 5 साल में 1 बार, जिसको हम सबसॉइलिंग बोलते हैं। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जो कि हम मॉडर्न जो टिलेज वाले प्रोग्राम हैं, उसमें जब हम यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए। चैनल को पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ पर वीडियो दिया गया है, इस वीडियो को देखकर आप हमारा पेड कोर्स खरीद सकते हैं। मात्र 1000 रुपए में आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँगे, जो कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़े होंगे। इसके साथ-साथ आप यहाँ पर एक प्लेलिस्ट देख रहे होंगे।
इस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।